21 वॉल्यूम 2 सर्जरी पेपर का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो ये 100 नंबर MCQ हमने ऑलरेडी एक दफ़ा पढ़ा है, लेकिन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, सो एक दफ़ा फिर पढ़ लेंगे। अ यंग फीमेल was prescribed PPI for long-standing GERD, which primary acts on hydrogen potassium ATPase pump। ठीक है, तो यंग फीमेल है, शी was prescribed PPI for long-standing GERD, और उसको जो है वो क्या कर रहा है कि इट एक्ट्स ऑन द हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस पंप। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपके साथ क्या है, दैट इज़ योर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस जो है वो आपके साथ जो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है, बिकॉज इट यूजेस द एनर्जी डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम हाइड्रोलिसिस टू मूव हाइड्रोजन आयन। ठीक है, 18 ईयर ओल्ड फीमेल with normal hormonal profile, vitally stable and a few weeks of amenorrhea है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, तो इसमें यू शुड रिमेंबर दिस इज़ एनोव्यूलेशन। ठीक है, एनोव्यूलेशन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, most common cause of non-pregnant secondary amenorrhea, especially in young women, if she is inovulatory, not releasing an egg, she won't produce the progesterone needed to trigger a period। फिर है 16-year-old boy presents with absent secondary sexual characteristic on ultrasound. He has blind-ended vagina and ovaries. Which of the following embryological structure is responsible for leading to such abnormality? तो अभी उसमें एब्सेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, अल्ट्रासाउंड पे ब्लाइंड एंडेड विजाइना है। ठीक है, तो ये आपके साथ इसमें डिफेक्ट कहाँ पे है, तो ये आपके साथ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट में डिफेक्ट है, क्योंकि सारे की सारे फीमेल ऑर्गन्स हैं। ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है फीमेल वाले जो ऑर्गन्स हैं वो बनाता है। ठीक है, अच्छा, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम का ये सिनेरियो है। ठीक है, और इसमें आपके साथ क्या होता है कि जेनेटिकली मेल 46XY with testes to produce androgen, but the body cells are unable to respond to these androgen। कह रहे हैं कि एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में आपके साथ क्या होता है कि जेनेटिकली मेल होता है, लेकिन उसमें आपके साथ with testes which produce androgen but the body cells are unable to respond to these androgens। ठीक है, तो ये एंड्रोजन वगैरह तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन बॉडी कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट एंड्रोजन। द एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंटल ऑफ यूट्रस एंड वेजाइना इज़ द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। तो ये मैंने आपको कहा था कि जो फीमेल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है दैट इज़ योर पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। तो इसमें आपके साथ डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस एंड वेजाइना आती है। द स्ट्रक्चर दैट आर एब्सेंट और ब्लाइंड एंडेड, ठीक है, इज़ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, इसे हम मुलेरियन डक्ट भी कहते हैं। एक आपके साथ वुल्फियन डक्ट होता है जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। एन ओल्ड मेल प्रेजेंट्स विद इनएबिलिटी टू रीड बुक्स ड्यू टू द डिफेक्ट इन विच स्ट्रक्चर। तो अभी ये बंदा बुक्स नहीं पढ़ सकता, उस डिफेक्ट कहाँ पे है, द डिफेक्ट इज़ इन द इट इज़ इन द सिलरी बॉडी। ठीक है, तो ये डिफेक्ट आपके साथ होगा सिलरी बॉडी में। क्यों होगा सिलरी बॉडी में, क्योंकि द इनएबिलिटी टू फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट इज़ ड्यू टू द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन द लेंस एंड द एज रिलेटेड डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द सिलरी बॉडी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इंक्रीज लेंस कर्वेचर फॉर एकोमोडेशन। फिर है अ यंग बॉय प्रेजेंट्स आफ्टर बी स्टिंग विद फीवर, रैश एंड रेडनेस ऑफ द स्किन। तो यंग बॉय है, ही हैज़ फीवर, रेडनेस, रैश वगैरह है, बी स्टिंग हुआ है उसको। ठीक है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ होगा। तो इसमें आपने सबसे पहले एपिपेन अगर हो ऑप्शन में वो आपने देना है, एपिनेफ्रीन। प्रेजेंस ऑफ रैश, फीवर, हिस्ट्री ऑफ बी स्टिंग, आपके साथ
लाइफ थ्रेटनिंग एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की तरफ जाता है, जिसमें फर्स्ट थिंग टू डू इज़ गिव एपिनेफ्रीन इमीडिएटली, ठीक है। A 10-year-old boy presents with middle ear infection with history of pharyngitis. 10-year-old boy है, he has middle ear infection, history of pharyngitis है। pathway allow the spread of infection, तो spread of infection कहाँ पे होगा, कौन से pathway के थ्रू होगा, through the eustachian tube, ठीक है। मिडल ईयर से आप याद रखो कि pharynx तक जो इन्फेक्शन जाता है तो दैट इज़ थ्रू द eustachian tube। eustachian tube जो है pharyngotympanic tube है, which provides the anatomical connection and direct pathway for infection to spread from the nasopharynx to the middle ear। group of muscle involved in the abduction of arm, तो abduction of arm आपके साथ कौन करवाता है, supraspinatus और deltoid, ठीक है। और जो ट्रेपीजियस और सेरेटस एंटीरियर है वो ओवरहेड एबडक्शन करवाते हैं, लेकिन द बेस्ट ऑप्शन इज़ सुप्रास्पाइनेटस एंड डेल्टॉइड। ये 15 डिग्री तक एबडक्शन करवाता है, ये 90 तक करवाता है, ठीक है। इसको एक्सिलरी नर्व की सप्लाई होती है। अच्छा, फिर है एस्थमेटिक पेशेंट प्रेजेंट्स टू ईयर विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्पेल एंड वॉज प्रेस्क्राइब मेडिकेशन, हाउ टू कंफर्म द डायग्नोसिस। तो एस्थमेटिक पेशेंट था, ये ईआर होगा, ठीक है। प्रेजेंटेड टू द ईआर विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वॉज प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन। तो इसमें कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा के लिए आपने क्या चीज़ करनी होगी, आपने प्री और पोस्ट ट्रीटमेंट स्पायरोमीट्री करनी है, ठीक है। दिस इज़ द डेफिनेटिव मेथड फॉर कंफर्मिंग एस्थमा डायग्नोसिस by demonstrating the reversibility of airflow obstruction, which requires comparing FEV1 values from spirometry taken before and after administration of a bronchodilator। फिर इसमें करेक्ट सीक्वेंस मैंने आपको बताया एमरेट था, ठीक है। तो टी के कहाँ है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ये इन्होंने गलत लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने दी भी है मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहेजन, ट्रांसमाइग्रेशन, एमरेट। मूवमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल अक्रॉस द इंटैक्ट एंडोथेलियम रेफर्ड एज इन टर्म, इन्फ्लेमेटरी सेल्स की मूवमेंट अक्रॉस द इंटैक्ट एंडोथेलियम, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रोलिंग डायपिडीसिस कहते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स जब आपके साथ एंडोथेलियम के थ्रू जाते हैं तो इसमें आपके साथ इसे हम क्या कहते हैं, डायपिडीसिस। इसका कॉन्सेप्ट देना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये आता है, ठीक है। तो मुझे आप जस्ट एक सेकंड दें, मैं आपके लिए ये अब ये इसका ये सबसे बेस्ट डायग्राम है, ठीक है। तो ये इसी के पीछे मैं आ रहा था। सबसे पहले ये न्यूट्रोफिल या ल्यूकोसाइड जो है ये आपके साथ माइग्रेट किस तरह करता है। तो सबसे पहले इसमें मार्जिनेशन एंड रोलिंग होती है, ठीक है। तो मार्जिनेशन में आपके साथ डिफेक्ट होता है ल्यूकोसाइड एडहेजन डिफिशिएंसी टाइप 2 में, ठीक है। इसमें आपके साथ ई सेलेक्टिन और बी सेलेक्टिन आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं, वेबल पैलेट बॉडीज़ आपको मिलती है, ठीक है। मेनली इसमें होता क्या है कि ये आपके साथ एंडोथेलियम है। इस एंडोथेलियम में ये ग्रीन ग्रीन जो नज़र आ रहा है, ग्रीन और येलो टाइप, तो दीज आर ई सेलेक्टिन्स एंड बी सेलेक्टिन्स, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले एक न्यूट्रोफिल आया, ठीक है। मार्जिनेशन एंड रोलिंग किसे कहते हैं कि ये न्यूट्रोफिल इस तरह रोल हो रहा है, ठीक है, इस तरह रोल हो रहा है और आगे जा रहा है, ठीक है। मार्जिनेशन एंड रोलिंग में फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये अटैच होता है, रोलिंग करना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 2 में बाइंडिंग, टाइट बाइंडिंग करवाता है, ठीक है। यहाँ पे अभी ये इस तरह रोल हो के यहाँ पे आ गया,
तो यहाँ पे अभी इसकी टाइट बाइंडिंग होगी। तो टाइट बाइंडिंग कौन करवाएगा? इट इज़ ड्यू टू अ डिफेक्ट इन ल्यूकोसाइड एडहेजन डिफिशियंसी टाइप 1, जिसमें CD8 कम होगा, और ये टाइट बाइंडिंग करवाएगा ICAM1 और VCAM1। ठीक है, CD11 18 इंटीग्रिन और VLA4 इंटीग्रिन्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आप याद रखो कि ये टाइट बाइंडिंग कौन करवाता है? इंटीग्रिन। ये भी पार्ट 1 का बहुत इम्पॉर्टेंट MCQ है, अक्सर ये देते हैं। ठीक है, तो एक आपके साथ फर्म बाइंडिंग होती है, और इसमें मैंने एक निमोनिक बनाया था। ठीक है, एक ट्रांजिएंट होती है, तो फिट्स FITS, तो फर्म के लिए इंटीग्रिन है। ठीक है, और जो आपके साथ ट्रांजिएंट है उसमें सेलेक्टेंस है। ठीक है, तो फिट्स याद रखें। डायपिडीसिस पे अभी MCQ आया था, तो द थर्ड स्टेप इज़ योर डायपिडीसिस। जब इसकी टाइट बाइंडिंग हो जाएगी इस न्यूट्रोफिल की या PMN की, ठीक है, टाइट बाइंडिंग किस तरह होगी? जब ये ICAM1 के साथ इसका LFA पोर्शन बाइंड होगा। ठीक है, तो दिस विल डू अ टाइट बाइंडिंग। उसके बाद डायपिडीसिस होती है, ये आपके साथ अंदर की तरफ आ जाता है। ठीक है, ये अंदर की तरफ आ जाता है, इसे हम कहते हैं डायपिडीसिस या ट्रांसमाइग्रेशन। ठीक है, तो इसमें WBC जो है आपके साथ ट्रेवल बिटवीन द इंडोथीलियल सेल, तो इस इंडोथीलियल सेल के अंदर ट्रेवल करता है एंड एग्जिट्स द ब्लड वेसल। इसके लिए PCAM1 इज़ रिक्वायर्ड। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने याद रखनी है, ये PCAM1 है। ठीक है, तो इसके लिए PCAM1 इज़ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जिसे CD31 भी कहते हैं। और उसके बाद आपके साथ होती है माइग्रेशन। तो WBC ट्रेवल थ्रू द इंटरस्टिशियम टू साइट ऑफ इंजरी और इन्फेक्शन गाइडेड बाय कीमोटैक्टिक सिग्नल। तो जहाँ से इसको कीमोटैक्टिक सिग्नल्स मिलते हैं, तो ये जो वाइट ब्लड सेल है या न्यूट्रोफिल है, ये आपके साथ जाता है टू द साइट ऑफ इंजरी और इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें आपके साथ कीमोटैक्टिक फैक्टर्स कौन से हैं जो WBC को अपनी तरफ लाएगा? दैट आर C5a, इंटरल्यूकिन 8, LTB4, 5-HTE, कैलिक्राइन, प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर्स है N, फॉर्मल मिथियोनाइल पेप्टाइड है। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है, आप माइंड में रखिए। ठीक है, अभी आते हैं तो मूवमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल अक्रॉस द एंडोथीलियम अक्रॉस मूवमेंट होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डायपिडीसिस। ठीक है, अच्छा, एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड फॉर प्रोसीजर इन हेपेटाइटिस बी पेशेंट। ठीक है, एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ था फॉर प्रोसीजर इन हेप बी पेशेंट। मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन फॉर इट, तो हेप बी पेशेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उनको हम किस तरह स्टेरिलाइज करते हैं? ऑटोक्लेविंग से करते हैं या सोकिंग से? तो सोकिंग इन ग्लूट्रलडिहाइड 2% फॉर 30 मिनट्स। अच्छा, इसमें एक निमोनिक है कि हाइपो का मतलब, हाइपो क्या होता है? जहाँ भी कोई चीज़ कम हो। ठीक है, तो हाइपोक्लोराइट मैंने याद किया था कि नीचे आपके साथ फ्लोर होता है, ऊपर स्काई है। ठीक है, तो स्काई फॉर एग्जांपल इसे हाइपर ले लो, फ्लोर को हाइपो ले लो। तो फ्लोर के लिए जो स्टरलाइजेशन यूज़ होती है दैट इज़ 1% हाइपोक्लोराइड, और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो यूज़ होती है सो दैट इज़ 2% ग्लूट्रलडिहाइड। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, हीट सेंसिटिव सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक एंडोस्कोप्स, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट इज़ रिक्वायर्ड, 2% ग्लूट्रलडिहाइड इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर आपसे कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू क्लीन द फ्लोर्स ऑफ ICU, तो उसमें फिर 1% हाइपोक्लोराइड लिखना है। और अगर आपको कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू क्लीन द इंस्ट्रूमेंट, तो 2% ग्लूट्रलडिहाइड। सेल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट इन अ ग्रेनुलोमा, तो ग्रेनुलोमा में आपके साथ कौन से सेल्स होते हैं? ठीक है, आपके साथ ग्रेनुलोमा में एक जाइंट सेल्स होंगे, एक आपके साथ लिम्फोसाइट्स होंगे और एक आपके साथ मैक्रोफेजेस होंगे।
ठीक है। ग्रेनुलोमा में आपके साथ क्या होते हैं, वहाँ पे आपके साथ एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं फ्यूजिंग इनटू जाइंट सेल्स। तो ये मैक्रोफेजेस आपके साथ जाइंट सेल्स बनाते हैं, ठीक है, और इनके इर्द गिर्द आपको लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। तो मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स आपको मिलेंगे ग्रेनुलोमा में। एन ओल्ड डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंटेड विद डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी दैट कैन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू रिलीव द सिम्टम्स। तो जब भी डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी की बात आ जाए तो इसमें आपने एरिथ्रोमाइसिन देना है। डायबिटिक गैस्ट्रोपेरिसिस की बात आ जाए तो उसमें आपने मेटोक्लोप्रामाइड देना है, ठीक है। गैस्ट्रोपेरिसिस जो है, एरिथ्रोमाइसिन इज़ यूज टू ये गैस्ट्रोपैथी है, ठीक है। Gastroparesis because as motilin receptor agonist significant enhancing gastrointestinal smooth muscle motility and improving gastric emptying। अच्छा, तो डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी के लिए आपने यूज़ करना है एरिथ्रोमाइसिन, और ये लोग कह रहे हैं कि डायबिटिक गैस्ट्रोपेरिसिस के लिए भी आप एरिथ्रोमाइसिन यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन यूजुअली इसके लिए हम जो है वो इसमें हम मेटोक्लोप्रामाइड यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस में अगर वो हो और गैस्ट्रोपेरिसिस की बात की हो तो फर्स्ट यू शुड पिक metoclopramide। 4-year-old boy presented with continuous vomiting after fever on per abdominal examination there is a absent, ये यहाँ पे अभी ये सही नहीं दिख रहा, ठीक है। continuous vomiting after fever on per abdominal exam, abdomen is soft and there is visible perineum है for example। अच्छा, visible पाइलोरस होगा। हाउ टू कंफर्म इफ दिस इज़ पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस आपको पता, आपको अल्ट्रासाउंड पे चलता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है। पाइलोरिक स्टेनोसिस के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और इंटुसिसेप्शन के लिए भी हम पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके साथ कोई स्टेनोसिस हो, पाइलोरिक स्टेनोसिस हो, उसमें आपने अल्ट्रासाउंड करना है जो आपके साथ विजुअलाइज करता है, मेजर करता है थिकनिंग ऑफ द पाइलोरस मसल वॉल। पेशेंट आफ्टर RTA on neural exam has motor function lost half of the body, positive Babinski area of brain involved। तो उसका मोटर फंक्शन लॉस है, हाफ ऑफ द बॉडी इज़ हाफ ऑफ द बॉडी में मोटर फंक्शन लॉस है। और आपके साथ इसमें कौन सी एरिया ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व है, दैट इज़ योर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मोटर लॉस और पॉजिटिव बेबिन की साइड ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इसमें आपके साथ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा, ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा। और डिसेंडिंग मोटर पाथवे सिंस motor fibers decussate in the medulla and there is and the lesion is located in the right cerebral cortex before the fiber reach the medulla। Perhaps patient presents with acute stroke involving hemiparesis of the right side। Track involved in such circumstance decussate at which of the following। तो most of the tracks आपके साथ decussate करते हैं मेडुला में, ठीक है। तो ये आप याद रखो, ठीक है। अभी आपके साथ जो ट्रैक इन्वॉल्व इन मोटर कंट्रोल है, जिसमें कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक आता है, वो मेडुला में डिकसेट करता है। देयरफॉर स्ट्रोक अफेक्टिंग कॉर्टेक्स और इंटरनल कैप्सूल, ठीक है, अबव दिस लेवल कॉजेस कॉन्ट्रोलैटरल हेमीपेरेसिस, कॉन्ट्रोलैटरली हेमीपेरेसिस होगा। पेशेंट फेल ऑन हिज लेफ्ट साइड हैविंग टेम्पोरल कंफ्यूजन। नाउ अपॉन एग्जामिनेशन ही इज़ अनेबल टू चूज़ राइट वर्ड्स। तो पेशेंट को लेफ्ट साइडेड, पेशेंट फेल ऑन हिज लेफ्ट साइड हैविंग टेम्पोरल कंफ्यूजन। तो टेम्पोरल कंफ्यूजन है, अभी ही इज़ अनेबल टू चूज़ राइट वर्ड्स। ये प्रॉपर वर्ड्स चूज़ नहीं कर सकता, बोल सकता है लेकिन प्रॉपर कोई
उस उसकी कॉम्प्रिहेंशन ख़राब हुई है, ठीक है। तो दैट इज़ वर्निकीज़ एरिया, ऑप्शन बी। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। पेशेंट यूजिंग ATT विद INH एज मेन ड्रग, सम ऑफ द पेशेंट शो टॉक्सिसिटी to the drug because of deficiency of which of the following enzyme? Patient ATT यूज़ कर रहा है with INH as main drug, isoniazid इसका main drug है, ठीक है। Some of the patient show toxicity to the drug because of the deficiency of which of the following enzyme? तो कुछ लोग इसको टॉक्सिसिटी इसलिए शो करते हैं क्योंकि उनमें आपके साथ एसिटाइल ट्रांसफरेज की डिफिशिएंसी होती है, ठीक है। आइसोनियाजिड क्या करता है, ये मेटाबोलाइज करता है एन एसिटाइल ट्रांसफरेज को, ठीक है। पेशेंट हु आर स्लो एसिटाइलेटर्स, उनमें आपके साथ रिड्यूस्ड एंजाइम एक्टिविटी होती है विच लीड्स टू हायर प्रोलॉन्ग ड्रग लेवल एंड एन इंक्रीज रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी causing peripheral neuropathy. अच्छा, which of the following anti-malarial drug causes macrocytic anemia? तो macrocytic anemia आपके साथ is caused by the proguanil. इन लेक्चर्स में मेरे साथ टाइम कम होता है, मैं इनमें आपको जल्दी ज़्यादा चीज़ें कवर करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं हर क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, ठीक है। तो हम सिर्फ दिस इज़ अ रीड अलॉन्ग सेशन ओनली, ठीक है। तो प्रोगवानिल के बारे में आप याद रखो कि ये आपके साथ एक तो मैक्रोसिटिक एनीमिया कॉज करवाता है, सेकेंडली जो है इसका एक्टिव मेटाबोलाइट उसे हम साइक्लोगुआनिल कहते हैं विच इज़ अ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, ठीक है। और ये इंटरफर करता है फोलेट मेटाबॉलिज्म के साथ। इट कैन ओकेजनली लीड टू मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ट्यूमर मार्कर ऑफ फॉर मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड ग्लैंड, तो मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड ग्लैंड के लिए कौन सा ट्यूमर मार्कर है? मेडुलरी कैंसर ऑफ थायराइड के लिए कैल्सिटोनिन, ऑप्शन ई, ठीक है। उसमें पैराफोलिकुलर सी सेल से कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। अ हाइकर वेंट ऑन हाइक टू सियाचिन ऑन ऑक्सीमीट्री, ऑक्सीजन ऑफ 60 मिलीमीटर Hg, तो ऑक्सीजन कम है तो इसको कौन से टाइप की हाइपोक्सिया हुई होगी? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, ठीक है। जहाँ पे सियाचिन या कोई भी हिली एरिया हो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से लो आर्टीरियल ऑक्सीजन टेंशन होगा, ठीक है। दिस condition caused by inadequate oxygenation is classified as hypoxic hypoxia. 35-year-old female P2 has a small reducible non-painful lump around umbilicus, otherwise normal. 35-year-old female है, P2 has a small reducible non-painful lump है around the umbilicus और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके साथ क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन दिस इज़ अ पैरा अम्बिलिकल हर्निया। जब भी आपको स्मॉल नॉन पेनफुल रिड्यूसिबल लंप मिले, ये कीवर्ड है रिड्यूसिबल लंप अराउंड द अम्बिलिकस इन मल्टीपेरस फीमेल, तो वेयर एब्डोमिनल इंटीग्रिटी में बी वीकेंड, दिस इज़ अ क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पैरा अम्बिलिकल हर्निया। तो जब भी आपको एक नॉन पेनफुल रिड्यूसिबल लंप मिले इन अम्बिलिकस, एक मल्टीपेरस वुमेन में जिसमें ऑलरेडी एब्डोमिनल इंटीग्रिटी आपके साथ कम है, तो ये आपके साथ क्लासिकल प्रेजेंटेशन है पैरा अम्बिलिकल हर्निया की। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इज रिड्यूस्ड इन सेटिंग ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर न्यूप्लेजिया एंड इन्फ्लेमेशन, सॉरी फॉर हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है। मैंने इज रिड्यूस्ड, अच्छा इट इज़ रिड्यूस्ड, आई थॉट दे वर सेइंग इट इज़ यूज्ड इन, तो यूज़ की बात आ जाए तो आपने न्यूप्लेजिया और इन्फ्लेमेशन लिखना है। अगर आपसे कहते हैं इट इज़ रिड्यूस्ड इन सेटिंग, तो उसमें फिर आपने हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया और डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर लिखना है, ठीक है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन जब भी होती है इट कॉजेज एडिमा, ठीक है।
और एडिमा में आपके साथ क्या होता है, हाइपोएल्ब्यूमिन हो जाता है और ऑनकोटिक प्रेशर भी आपके साथ कम होता है, ठीक है। अच्छा, द प्रोवाइडेड चॉइसेस आर अनरिलेटेड टू द कॉज ऑफ एडिमा, अभी इसमें ये आपके साथ एडिमा वगैरह नहीं कॉज करता इतना, ठीक है। अभी जो एडिमा आपके साथ कॉज होता है इन कंडीशंस में, तो द बेस्ट इज़ हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया एंड डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। फिर है पेशेंट प्रेजेंट्स विद अ नेक इंजरी इन्वॉल्विंग सर्वाइकल सेगमेंट C4, C5, C6, हैविंग लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द फोरआर्म। अच्छा, अभी इन MCQs में बाज़ औक़ात हमसे भी गलती हो सकती है ना, हम हम भी जो है इट इज़ ऑल द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि अगर कोई MCQ मुझसे गलत हो जाए तो आपका काम ये है कि आप उसको डायरेक्टली जाके सर्च करें, ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है। और जो MCQs मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट इसमें इस तरह है जिसको आपने सिर्फ एक दफ़ा या दो दफ़ा पढ़ना है कि वो आपके माइंड में टेस्ट के दिन बैठा हो वो आंसर, वो आपने बस सिर्फ इन उस चीज़ के लिए मैं जो है मोस्टली इसमें इस टाइप के MCQs आते हैं, तो मैं आपको ये MCQs जल्दी जल्दी पढ़वा रहा हूँ, ठीक है। तो पेशेंट प्रेजेंट्स विद नेक इंजरी इन्वॉल्विंग सर्वाइकल सेगमेंट C4, 5, 6, having loss of sensation on the ventral surface of the forearm. नर्व रूट इंजरी इसमें कौन सी होगी, तो आपके साथ नर्व रूट इंजर्ड विल बी T1, C4, 5, 6, सॉरी C5 एंड C6, ठीक है, इसमें C5 और C6 होगा। Skin sensation over the ventral surface of the forearm is primarily supplied by the musculocutaneous nerve and the median nerve, which mainly receive their sensory innervation from C5, C6 nerve root, ठीक है, dermatomes। अच्छा, फिर है सर्जन परफॉर्मिंग हिस्टेरेक्टमी आइडेंटिफाइज यूरेटर एज इट, तो ये सर्जन जो है हिस्टेरेक्टमी के बाद यूरेटर को आइडेंटिफाई कर रहा है बिकॉज इट इज़ 2 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द इंटरनल इलियक आर्टरी एंड क्रॉस बीनीथ इट, ठीक है। तो द मोस्ट कॉमन लैंडमार्क फॉर यूरेटर इन द पेल्विस लाइक हिस्टेरेक्टमी इज़ द पॉइंट वेयर where it is close to the cervix, passing under the uterine artery, a branch of the internal intercostal artery. A close option is its relationship with the main vessels. It generally passes on the common iliac vessels and then goes medially. However, the most critical measure is where it crosses 1 to 2 centimeter proximal to the internal iliac artery and passes beneath the uterine artery. इसके लिए हम एक निमोनिक यूज़ करते हैं कि वाटर अंडर द ब्रिज, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब ये है कि आपके साथ ये यूट्राइन आर्टरी जो है ये आपके साथ क्या होता है, ये कॉमन इलियक वेसल्स के साथ बहुत क्लोज पास होती है, ठीक है। तो इसे हम वाटर अंडर द ब्रिज की एनालॉजी ये आप देख लें, फिर आपको समझ आ जाएगी। पेशेंट प्रेजेंट्स विद साइंस ऑफ जॉन्डिस, क्लेरल एक्ट्रेस शोइंग टोटल बिलिरूबिन इंक्रीज्ड एंड यूरोबिलिनोजिन डिक्रीज्ड। तो टोटल बिलिरूबिन इंक्रीज है, यूरोबिलिनोजिन आपके साथ डिक्रीज्ड है, दिस इज़ कोलिडोकोलिथिएसिस, ठीक है। जब भी जॉन्डिस विद इंक्रीज बिलिरूबिन और डिक्रीज यूरोबिलिनोजिन, ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी को, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्शन जो है मोस्टली होती है आपके साथ कोलिडोको लिथिएसिस। कोलिडोको का मतलब है कि आपके साथ स्टोन होता है इन द बाइल डक्ट, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कोलिडोको लिथिएसिस, जिसकी वजह से वहाँ पे आपके साथ ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होती है, इसमें ALP वगैरह भी आपके साथ इंक्रीज्ड होगा, ठीक है। तो जब भी एक पेशेंट में टोटल बिलिरूबिन ज़्यादा होगा, यूरोबिलिनोजिन कम होगा, तो आपने कोलिडोकोलिथिएसिस को माइंड में लाना है। पेशेंट प्रेजेंट्स 3 days
post to the ER, patient died after resuscitation, changes in myocardial, अच्छा 3 days प्रायर होगा, ठीक है। तो 3 days तक आपके साथ न्यूट्रोफिल होते हैं, 5 days के आफ्टर 5 days फिर मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो 3 डे पोस्ट एम आई की बात करने हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपके साथ कौन से इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे, वहाँ पे आपके साथ होंगे न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। 5 days के बाद आपके साथ या 5 days पे मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। 1 to 3 days तक न्यूट्रोफिल्स होते हैं। G6PD पॉजिटिव फादर and negative mother are planning to have a child. What are the chances of G6PD deficiency in their offspring? तो G6PD पॉजिटिव फादर है और मदर आपके साथ जो है दैट इज़ नेगेटिव। तो G6PD तो आपके साथ एक्स लिंक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसमें आपके साथ क्या होगा कि कोई भी चाइल्ड नहीं अफेक्ट होगा, क्योंकि एक्स लिंक होता है, मदर से ट्रांसफ़र होगा। अगर मदर में जीन होता फिर इसमें जो है चाइल्ड अफेक्ट हो सकता था, ठीक है। फिर तो आपके साथ ऑब्वियस चांसेस थे, लेकिन इसमें आपके साथ फादर है, ठीक है। तो फादर से आपके साथ इसमें जो डॉटर्स होंगे वो आपके साथ कैरियर्स होंगे, ठीक है। ऑल द डॉटर्स विल बी कैरियर्स। एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। If father is XY is affected and mother is normal, all daughters will be carriers, all the sons will be unaffected. Therefore, no child will be affected. Acha, patient after RTA, massive blood loss, part of nephron that is responsible to bring blood pressure back to normal, blood pressure को back to normal लाता है। पेशेंट को RTA के बाद massive blood loss हुई, part of nephron that is responsible to bring blood pressure back to normal. blood pressure को back to normal कौन लाएगा? that is your early DCT, ठीक है। the response to massive blood loss involves activation of RAS system. Angiotensin 2 and aldosterone secreted act primarily to increase sodium and water reabsorption in the PCT and the collecting ducts, but the macula densa in the early DCT is crucial for sensing sodium and triggering the initial renin release, making the DCT key to the RAS system effect. 75-year-old man presents with labs showing macrocytic anemia and smear having oval shaped RBCs and some disformed RBCs as well, ठीक है। 75-year-old man है, presents with labs showing macrocytic anemia और smear पे oval shaped RBCs और some disinformed या disformed RBCs as well है, ठीक है। तो ये आपके साथ क्या है? पैनसाइटोपेनिया, सिकल सेल एनीमिया, ITP, PRV या TTP। तो दिस इज़ अ टिपिकल सिनेरियो ऑफ पैनसाइटोपेनिया। मैक्रोसाइटोसिस आपको नज़र आ रहे हैं, ओवल शेप आरबीसी और डिसफॉर्म्ड आरबीसी। पैनसाइटोपेनिया में आपके साथ क्या होता है कि इसमें जो चीज़ें आप सीबीसी में देखते हो वो तीनों आपके साथ कम होती है, ठीक है। सीबीसी में आप क्या देखते हो? आरबीसीज देखते हो, उसमें सॉरी आरबीसीज यस, एनीमिया एच भी देखते हो ना, वो हमें आरबीसीज के बारे में बताता है। फिर नेक्स्ट थिंग आप WBC देखते हो, ठीक है, कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, और फिर आप प्लेटलेट्स देखते हो, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के लिए तो ये 3 चीज़ें हम सीबीसी पे देखते हैं, ये अगर कम होंगी तो दिस इज़ कॉल्ड पैनसाइटोपेनिया। द मोस्ट लाइकली diagnosis based on combination of macrocytic anemia and oval RBC is megaloblastic anemia, ठीक है, which is often associated with pancytopenia। उसमें pancytopenia होती है। severe या prolonged vitamin B12 या folate deficiency आपके साथ अफेक्ट करती है rapidly dividing cell lines को in the bone marrow leading to decrease in all 3 cell lines, ठीक है। this combined reduction is known as pancytopenia।
सिकल सेल एनीमिया आपके साथ नॉर्मोसिटिक या माइक्रोसिटिक एनीमिया कॉज करवाती है। क्रीसेंट सिकल शेप सेल्स होते हैं। आईटीपी में इट इज़ अ प्लेटलेट डिसऑर्डर और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होती है, बट मैक्रोसिटिक एनीमिया नहीं होती। पीआरवी में कॉजेस पोलीसाइथीमिया, द ऑपोजिट ऑफ एनीमिया, ठीक है। ऑपोजिट ऑफ एनीमिया इज़ पोलीसाइथीमिया। और टीटीपी में आपके साथ पेंटेड होता है, फीवर वगैरह। माइक्रो इंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया होगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगी, ठीक है, लीडिंग टू नॉर्मोसिटिक माइक्रोसिटिक एनीमिया विद शिस्टोसाइट्स, ठीक है, और इसमें मैक्रोसाइट्स नहीं होंगे आपके साथ। पेशेंट प्रेजेंट्स विद कन्फ्यूजन, hallucination and neck rigidity, MRI brain showing dilation of the ventricular system suggestive of cerebral aqueductal stenosis। तो confusion, hallucination, neck rigidity जो है ये आपको increased ICP में मिलते हैं, and potentially meningitis, hydrocephalus वगैरह में dilation of ventricular system on MRI suggest hydrocephalus among the given option। स्टीनोसिस आपके साथ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेटिंग ऑब्स्ट्रक्शन हाइड्रोसेफेलस है, where CSF backs up causing ventricular dilation। Patient presents with GERD and postprandial pain that relieves on eating. On endoscopy, this is minor bleed on back wall of duodenum artery in this region with potentially bleed that is your gastroduodenal artery। जब भी आपके साथ ये कहते हैं आर्टरी ऑन द बैक ऑफ द ड्यूडेनम, आपने गैस्ट्रोड्यूडेनल लिखना है। ड्यूडेनल अल्सर आपके साथ होते हैं पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम पे, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के पोस्टीरियरली आपसे पूछे कि क्या पड़ा है, दैट इज़ योर गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। मदर हु इज़ थैलेसीमिया पॉजिटिव गिव बर्थ टू चाइल्ड थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिस्क ऑफ थैलेसीमिया मेजर इन अपकमिंग जनरेशन, फादर्स थैलेसीमिया स्टेटस इज़ अननोन, ठीक है। तो अगर नोन हो, अगर अननोन हो, फिर भी इसमें 25% चांसेस होंगे, क्योंकि दिस इज़ अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जो 25% चांस रिस्क कैरी करता है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेरिफेरल टिंगलिंग सेंसेशन and fatigue with muscle ache on of CBC suggestive of macrocytic anemia and smear showing hypersegmented neutrophil, ठीक है। तो टिंगलिंग वगैरह भी है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। मैक्रोसिटिक एनीमिया आ गई तो ये आपके साथ B12 एनीमिया है, ठीक है, B12 है, यस। Patient presents with stature, protruded mandible, large hands and feet is most likely from the defect of। तो लार्ज प्रोट्रूडेड मैंडिबल है, लार्ज हैंड्स एंड फीट्स है, ये एसिडोफिलिक सेल्स में आपके साथ ट्यूमर है। ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन इसमें बहुत ज़्यादा हुई है। एक्रोमेगैली में आपको नज़र आता है, ठीक है। टॉल स्ट्रेचर, प्रोग्निटिज्म, ठीक है, जो प्रोट्रूडेड मैंडिबल उसे हम प्रोग्निटिज्म कहते हैं, और आपके साथ इनलार्ज्ड हैंड एंड फीट होंगे, तो ये आपको एक्रोमेगैली में मिलता है, ठीक है। और if epiphyseal plate closure, if after epiphyseal plate closure होगा तो that is acromegaly, अगर before होगा तो that will be gigantism, ठीक है। अच्छा, the condition caused by overproduction of growth hormone by the adenoma arising from the GH secreting cells। तो एसिडोफिलिक सेल्स आपके साथ ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसकी एडिनोमा हो जाती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है। अगर एपिफाइसल प्लेट क्लोजर से पहले हो गया तो जाइगेंटिज्म कॉज करवाएगा। अगर एपिफाइसल प्लेट के बाद ये एडिनोमा हुआ तो उसमें आपको एक्रोमेगैली नज़र आएगी, जिसमें टॉल स्ट्रेचर, प्रोग्निटिज्म वगैरह आपको मिलेगा। म्यूजिशियन इज़ प्लेइंग पियानो, विच फंक्शन इज़ हेल्पिंग हिम इन परफॉर्मेंस। तो एक म्यूजिशियन पियानो बजा रहा है, तो कौन सा फंक्शन इज़ हेल्पिंग हिम इन परफॉर्मेंस, दैट इज़ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स, ठीक है। प्लेइंग द पियानो इज़ अ हाईली कोऑर्डिनेटेड लर्नड एक्शन, ठीक है, विच फॉल अंडर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ movements largely governed by the primary motor cortex, ठीक है, and
association, motor planning areas. Brain CSF production depends upon, तो CSF production किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ब्लड फ्लो है इसमें? नहीं, ऑप्शन बी ठीक लग रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ द ब्रेन पे डिपेंड करता है। Continuous process generated by choroidal plexus via active transport and is most directly sensitive to cerebral blood flow and oxygen supply of the brain. If the oxygen supply drops, CSF production is quickly impaired. Which of the following is the highest at risk of transfer to the patient undergoing blood transfusion? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपके साथ CBC, हेपेटाइटिस बी इज़ रिस्पॉन्सिबल। A deep sea diver on returning to the shore suffers from congestion, has high respiratory rate and pain in his joint. This is because of nitrogen bubbles. Deep sea diver में आपके साथ जो है respiratory symptoms upon ascending होगी, इसे हम decompression sickness कहते हैं, जहाँ पे आपके साथ rapid formation of nitrogen bubbles होती है। Aortic and carotid bodies receptor respond to, तो एयरटिक और कैरोटिड बॉडी रिसेप्टर रिस्पॉन्ड करते हैं डिक्रीज ऑक्सीजन को। ठीक है, ये दोनों आपके साथ डिक्रीज ऑक्सीजन को रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, कंटेन पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर दैट आर सेंसिटिव टू ब्लड गैस चेंजेस। इनका प्राइमरी ट्रिगर जो है डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है। फिर है patient presents with anatomical snuff box injury which is bleeding profusely. Artery involved is your radial artery. A patient presents with COVID-19 which is viral disease host cell against the infection are, तो patient presents with COVID-19 which is a viral disease host cell active against this COVID-19 are your natural killer cells. अच्छा, पेशेंट को सफ़र्स फ्रॉम डिफ़िकल्टी ऑन गोइंग डाउन स्टेयर्स, तो अफेक्टिव नर्व इसमें कौन सी होगी? तो जब भी डाउन स्टेयर एक बंदा जाता है, आप गौर करो, वो नीचे अपने स्टेप्स को देखता है। ठीक है, नीचे अपने स्टेप्स को देखता है अगर वो, ताकि वो स्टेयर से गिर ना सके। ठीक है, तो वो डाउनवर्ड्स और मीडियली देख रहा होता है। ठीक है, डाउनवर्ड्स देखता है और अंदर अपने पाँव की तरफ देखता है। ठीक है, तो डाउन और मीडियली, तो इसमें क्रेनियल 4 इन्वॉल्व होता है। वर्टिकल काम जो है वर्टिकल, तो ये आपके साथ क्रेनियल 4 करवाता है। हॉरिजॉन्टल आपके साथ क्रेनियल 6 करवाता है। ठीक है, तो डाउन, अच्छा इसमें SO4 LR6 एक आप याद रखें कि SO4 सुपीरियर ऑब्लिक को 4th नंबर क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, और ये सुपीरियर ऑब्लिक जो है आपके साथ आई को मूव करेगी डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। ठीक है, और लेटरल रेक्टस को 6th क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंट सप्लाई करेगी। ठीक है, तो लेटरल रेक्टस आपके साथ आई को पुल करेगा टू द लेटरल साइड। ठीक है, टू द लेटरल साइड। अगर इसका डैमेज हो गया तो आई विल बी परमानेंटली ऑन मीडियल साइड। ठीक है, अच्छा ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी अबाउट आई मसल्स। ठीक है, ये बस याद रखें जो मैंने आपको बताएं। SO4 बाकी सारे आई मसल्स को ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, और इनके फंक्शंस को बस, अगर अभी सुपर ऑब्लिक आपके साथ इंजर्ड हो जाए तो आप अपने कॉमन सेंस से बताएं क्या होगा। आई आपके साथ डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये आप फिर फर्दर, और अगर डिटेल जाननी है तो यू कैन रीड दिस। A young female with type 1 DM who is on regular insulin gives postprandial high glucose levels. As the physician, what would you recommend her? अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज़ रेगुलर इंसुलिन ले रही है, गिव्स postprandial high glucose levels, तो यू विल गिव हर रेगुलर एंड इंटरमीडिएट इंसुलिन डेली। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ में पेशेंट होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन पे, और अगर एंड हैज़ हाई postprandial ग्लूकोज, दिस इंडिकेट्स द करंट रीजन लैक्स प्रॉपर ग्लूकोज कंट्रोल। ठीक है, ये शॉर्ट इंसुलिन पे था और उसको फिर भी हाई ग्लूकोज है,
तो इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, आप इसको एक इंटरमीडिएट डोज इंसुलिन दो। ठीक है, इंटरमीडिएट एक शॉर्ट टर्म होता है जो तकरीबन 4 घंटे तक काम करता है, 2 to 4 hours है आई गेस। ये इंटरमीडिएट आपके साथ 6 to 8 hours तक काम करता है। लॉन्ग एक्टिंग आपके साथ मेरे ख्याल से 24 hours तक काम करता है। तो आपने उसके मुताबिक एक इंटरमीडिएट इंसुलिन प्रोवाइड करना है, अलाउिंग द रेगुलर इंसुलिन टू फोकस ऑन कंट्रोलिंग द ग्लूकोज। जो रेगुलर इंसुलिन उसको मिल रहा है वो ग्लूकोज स्पाइक्स को कंट्रोल करेगा आफ्टर मील, और उसके साथ आप एक इंटरमीडिएट दोगे तो वो आपके साथ वो ओवरऑल ब्लड शुगर को कंट्रोल कर लेगा। तो दिस combination is essential for optimizing blood sugar control in type 1 diabetes। रेगुलर इंसुलिन बीडी देना है, provides no true basal coverage। तो आपने इसमें मेटफॉर्मिन इज़ फॉर टाइप 2 डायबिटीज़, lowering liver glucose and boosting insulin sensitivity। In type 1 DM, absolute insulin deficiency and poor regimen must be addressed first, as correcting the insulin regimen is a priority। तो ये एंडोक्राइन का क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने इसमें रेगुलर और इंटरमीडिएट इंसुलिन देना है। बीच में मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि एक छोटे टाइम के लिए होता है, एक थोड़े लॉन्गर पीरियड के लिए आपके ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो आपने उसको शॉर्ट एक्टिंग दिया, वो ग्लूकोज की स्पाइक्स को ड्यूरिंग मील कंट्रोल रखेगा, और उसके अलावा जो है इंटरमीडिएट दिया तो वो खाने के बाद थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए उसके ग्लूकोज को कंट्रोल कर पाएगा। DM patient brought unconscious to the emergency having raised sodium, potassium and creatinine values। drug of choice क्या होगी? that is your insulin। DM patient है, unconscious है, raised sodium, potassium और क्रेट है, तो आपने उसको इंसुलिन देना है। अनकॉन्शियस डायबिटिक पेशेंट हो, उसमें हाई सोडियम, हाई पोटाशियम, हाई क्रेटिनिन, और वो सफ़र कर रहा है DKA या HHS से, जो कि आपके साथ कॉम्प्लिकेटेड हुए हैं बाय AKI एंड हाइपरकेलीमिया। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस आपने क्या करना है कि मेटाबॉलिक क्राइसिस के लिए इंसुलिन देना है, इसको IV देना है आफ्टर फ्लूइड रिससिटेशन। तो जब भी आप पेशेंट को DKA या HHS हो, सबसे पहले फ्लूइड रिससिटेशन करो, उसके बाद डायरेक्टली इंसुलिन देना है। 35-year-old male from Karachi suffers a tongue lesion from past 1 year, progressively increasing in size, having rough everted margins and positive lymph nodes in the neck। तो कराची का बंदा है, टंग पे लीजन है, प्रोग्रेसिवली साइज़ में बढ़ रही है, और उसके मार्जिन्स आपके साथ एवर्टेड है। तो ये आपके साथ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द टंग हो गई। ठीक है, दिस इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द टंग। ये एवर्टेड मार्जिन्स, क्रॉनिक इनलार्जिंग लीजन, ये प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट, ये एक कीवर्ड है। एवर्टेड मार्जिन्स आपको स्क्वेमस सेल में मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव लिम्फ नोड इन द नेक, तो इसका मतलब है नेक में मेटास्टेसिस भी हुई है, ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द टंग है। फिर है पेशेंट वाज फाउंड अनकॉन्शियस विद बॉटल whose tablets ingested monitor alprazolam over it, which of the following is its antidote। अच्छा, अनकॉन्शियस है with a bottle whose tablets are ingested mentioned alprazolam होगा, ये बेंजोडाइजिपिन होगा, और उसमें उसकी पॉइजनिंग में हम फ्लूमेज़िनिल देते हैं। बिल्कुल अल्प्राजोलाम है बेंजोडाइजिपिन, जिसका एंटीडोट है फ्लूमेज़िनिल। पेशेंट विद साइकेट्रिक हिस्ट्री ब्रॉट टू द ER विद हिस्ट्री ऑफ इंजेक्शन ऑफ पिल्स हैविंग पिन पॉइंट प्यूपल। अभी इसने ओपियोइड्स वगैरह लिए हैं, तो नोलेक्सोन दो इसको। पिन पॉइंट प्यूपिल मायोसिस, और इसमें जो है अल्टर मेंटल स्टेटस, CNS डिप्रेशन वगैरह, और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, ये तीनों का ट्रायड आएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसका दैट इज़ योर ओपियोइड ओवरडोज। ट्रायड किस किस चीज़ का? CNS डिप्रेशन, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन और पिन पॉइंट प्यूपल।
तो उसमें हम नैलोक्सोन देंगे। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ट्यूमर वाज ऑन कीमोथेरेपी प्रेजेंट विद ब्लीडिंग इन causative which is the causative anti-cancer drug, तो ये that is your cyclophosphamide, that is your cyclophosphamide। हेमोरेजिक सिस्टाइटिस में ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ट्रू अबाउट AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इज कैन बी डोनेटेड टू एवरीबडी, यूनिवर्सल डोनर तो O पॉजिटिव है, O नेगेटिव सॉरी कि O पॉजिटिव, बस O ब्लड ग्रुप है। AB इज़ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, तो इसमें AB का मतलब है कि ये सब से ले सकता है, इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं होंगे, इसमें बहुत A एंड B एंटीजेंस होंगे। अल्सर ऑन द बैक ऑफ द काफ ऑफ डायबिटिक पेशेंट एंड नमनेस ऑफ फुट ऑन विच इंडिकेटर सर्जन विल डिसाइड टू डू इंटरवेंशन, तो अल्सर था बैक ऑफ द काफ पे ऑफ डायबिटिक पेशेंट और उसके साथ नमनेस ऑफ द फुट भी थी, विच इंडिकेटर surgeon will decide to do intervention, तो that is 30 millimeter or less intra compartment pressure than diastolic pressure। तो ये अभी ये क्या फजूल MCQ इन्होंने लाया है, ठीक है। A young child presents with a large tumor mass arising from the posterior abdominal wall. Biopsy reveals small blue round cells forming characteristic होमर राइट रोजेट्स, तो होमर राइट रोजेट्स आपको किस चीज़ में मिलता है? ये आपको न्यूरोब्लास्टोमा में मिलता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी एक चाइल्ड होगा विद ट्यूमर मास अराइजिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, उसमें आपको स्मॉल ब्लू राउंड सेल्स जो होमर राइट रोजेट्स, कीवर्ड इज़ होमर राइट रोजेट्स, जो आपको न्यूरोब्लास्टोमा में मिलते हैं, ठीक है। होमर राइट रोजेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स is pathognomic for neuroblastoma, common cancer arising from the sympathetic nervous system, neural crest cells often presenting as an abdominal mass in children। nerve supply to the stapedius muscle, तो stapedius muscle को कौन सा nerve supply है? that is your facial nerve, ठीक है। stapedius muscle जो है facial nerve से इनर्वेट होता है। इसकी paralysis can lead to hyperacusis due to unopposed vibration of the ossicles। injury of the median nerve at wrist will result in which of the following, तो median nerve will cause apes hand। डॉक्टर क्यू में इसमें एक निमोनिक है। which hemodynamic change is pathognomic finding or classic physiological consequence of severe aortic stenosis, तो severe aortic stenosis में you will get decreased pulse pressure। एओर्टिक स्टीनोसिस में आपके साथ एओर्टिक वॉल्व नैरो हो जाता है, सो इट्स रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड, जो आपके साथ लीड करता है टू स्मॉल स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लिनिकली दिस मैनिफेस्ट एज नैरो पल्स प्रेशर एंड अ स्लो राइजिंग डिलेड पल्स नोन एज पल्सस पार्वस इटार्डस। पेशेंट प्रेजेंट्स विद ब्लडी डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन। डायग्नोस्टिक स्टडी बेरियम एनेमा पे आपको pattern of submucosal edema causing a finger-like projection into the lumen नज़र आ रहा है। radiology described as the thumbprint sign, तो thumbprint sign highly suggestive या pathognomic है। आपको किस चीज़ में मिलता है thumbprint sign? that is your ischemic colitis, ठीक है। thumbprint sign जो है due to localized submucosal hemorrhage and secondary to ischemia, ये आपके साथ होता है इस्कीमिक कोलाइटिस में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ शॉक द ओवरऑल कार्डिक आउटपुट रिमेन्स अनचेंज्ड, तो कार्डिक आउटपुट अनचेंज होता है आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक जो है ये इसमें एनाफाइलेक्टिक और सेप्टिक शॉक आता है। प्रोफाउंड पेरिफेरल वेजोडाइलेशन होती है जो आपके साथ, जिसकी वजह से सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। वेजोडाइलेशन होती है, इट डिक्रीजेज द SVR, और हार्ट इसको कंपेंसेट करता है बाय इंक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट टू मेंटेन ब्लड फ्लो but lacks the vascular tone, causes effective circulatory volume collapse and hypotension। Perhaps patient has right true vocal cord fixed in median position with loss of its abduction। Which specific muscle is paralyzed? मीडियन पोजीशन पे है, इसका मतलब है वोकल कॉर्ड्स एडक्टेड पोजीशन में है, ठीक है। तो दिस इज कॉज्ड बाय पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड। पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड नॉर्मली
आपके वोकल कॉर्ड को एबडक्ट करवाता है। लेकिन अगर इसकी इंजरी हो जाए तो वोकल कॉर्ड एबडक्ट नहीं हो पाएंगे, तो दे विल बी इन एन एडक्टेड पोजीशन, मीडियल पोजीशन। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ पोस्टीरियर क्रेको रेटिनॉइड मसल, ठीक है। फिर है पेशेंट had sutures removed days post procedure. The resulting wound healing process produced raised erythematous scars that remained confined to the boundaries of the original wound. तो bound confined to the original, अच्छा, boundaries that are confined to the original wound, उसको हम कहते हैं hypertrophic scar। अगर कन्फाइंड ना हो और स्प्रेड हुए हो फ्रॉम इट्स ओरिजिनल मार्जिन, उसको हम केलॉइड कहते हैं, ठीक है। लेकिन कन्फाइंड टू द ओरिजिनल मार्जिन हो, दैट आर हाइपरट्रॉफिक स्कार्स। यंग फीमेल विद रिकरेंट यूटीआई प्रेजेंट्स विद फीवर डिस्यूरिया इमेजिंग पे देर इज pelviureteric junctional defect leading to impairment in the urinary discharge. The most likely diagnosis of the current episode is, the most likely diagnosis is your pyelonephritis. पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन में आपको हमेशा जो है पाइलोनेफ्राइटिस मिलेगा, ठीक है, विद यूटीआई सिम्टम्स। तो पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन आपके साथ क्या कॉज करता है? इट कॉज स्टेसिस ऑफ यूरिन इन द रीनल पेल्विस विच इज़ मेजर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। व्हेन पेशेंट विद फीवर एंड यूटीआई सिम्टम्स हैज़ प्रीडिस्पोजिंग factors to the upper tract involvement like pyelonephritis. The likely diagnosis pyelonephritis, ठीक है। तो फीवर हो, यूटीआई सिम्टम्स हो और अपर ट्रैक की इन्वॉल्वमेंट हो पेल्विक पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह की वजह से, तो दैट इज़ पाइलोनेफ्राइटिस। पेशेंट प्रेजेंट्स विद क्लासिक विद with chronic inflammation of the stones affecting of the stomach, inflammation of the stomach affecting the fundus and body, and the antrum is relatively spared, which is the most likely underlying condition, ठीक है। आपके साथ जो है फंडस और बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, एंट्रम इज स्पेयर्ड, ये आपके साथ ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस है। ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस क्या होता है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है दैट स्पेसिफिकली टारगेट्स द पेराइटल सेल्स एंड इज़ लोकेटेड इन द फंडस एंड बॉडी ऑफ द स्टमक, और आपके साथ स्पेयर करता है एंट्रम को। फिर है 57, a patient presents with a stab injury at a right third intercostal space near the sternum. Which of the following muscle is most likely to be directly damaged by penetrating trauma? तो by penetrating trauma, the pectoralis major will be damaged. Pectoralis major muscle जो है, it forms bulk of anterior chest wall overlying the third intercostal space and would be first muscle penetrated by stab wound at that location. A patient presents with numbness and loss of sensation in the lateral 3.5 finger, thumb, index, middle, and radial half of the ring finger on the palmar side of the right hand. Which condition is most likely the cause? To the condition is carpal tunnel syndrome. अच्छा, patient presents to the emergency room with compound fracture of tibia causing severe acute pain. Which analgesic is the first line choice? Immediate effective pain management, तो that is your oxycodone। जब भी कंपाउंड फ्रैक्चर होगा टिबिया का, ठीक है, और इसमें आपके साथ पावरफुल पेन रिलीफ के लिए यू गिव ओपियोइड्स लाइक ऑक्सीकोडोन। ये फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है फॉर अचीविंग एडिक्वेट एनाल्जेसिया इन एक्यूट सिवियर ट्रॉमा। From which of the following embryonic structure does the thyroid gland primarily develop? तो thyroid gland develop करता है endoderm of the primitive pharynx से, ठीक है। तो ये आप याद रखो कि thyroid जो है it develops from the endoderm of the primitive pharynx. Thyroid gland originate करता है as an outpouching of the endoderm of the floor of primitive pharynx, specifically near the foramen cecum at the base of developing tongue, and then descends to its final position in the neck.
फिर है यंग मेल प्रेजेंट्स विद पेनलेस टेस्टिकुलर मास हिस्टोपैथोलॉजी आइडेंटिफाइज जर्म सेल ट्यूमर which of the following types of testicular germ cell tumors is generally considered the most radiosensitive? तो most highly radiosensitive आपके साथ है सेमिनोमा, ठीक है। इसमें ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। A diabetic patient has non-healing ulcer on the palmar surface of the foot and claw deformity of the toes. The microvasculature damage responsible for these foot complication is primarily due to, तो माइक्रोवेस्कुलेचर डैमेज जो है for these foot complication is due to endothelial damage. Diabetic foot में it results from neuropathy, damage to the small blood vessel supplying the nerves, the vasa vasorum, and microangiopathy leading to poor wound healing and ulcer formation. फिर है asthmatic patient requires post-operative analgesia after hysterectomy. Which analgesic is safest choice, avoiding the risk of NSAID-induced bronchospasm? तो asthmatic patient requires operative analgesia after hysterectomy. कौन सा analgesic is the safest, avoiding the risk of NSAID-induced bronchospasm? तो सबसे सेफेस्ट चॉइस कौन सा है? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी, पैथिडीन, ठीक है। पैथिडीन आप देते हो यूज्ड फॉर एब्डोमिनल पेन एंड बिलियरी कॉलिक, उसमें हायोसिन यूज़ होता है। ड्रग फॉर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में पैथिडीन यूज़ करते हो। पैथिडीन इज़ ग्रेटर देन मॉर्फिन। ड्रग यूज्ड पोस्ट ऑपरेटिव, तो पोस्ट ऑपरेटिव कीटोरोलैक इज़ ग्रेटर देन पैथिडीन। और ड्रग यूज्ड पोस्ट ऑपरेटिव इन एस्थमेटिक, तो दैट इज़ योर पैथिडीन। अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी एस्थमेटिक पेशेंट था, ठीक है। तो एस्थमेटिक पेशेंट में व्हाट डू वी गिव पैथिडीन, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पेपर। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो काइंडली अपना फीडबैक मैसेजेस में दें, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिफोर turning off this video. So thanks for watching, and inshallah see you in the next video.